अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर में। चूँकि कोरोना महामारी को लेके हम लोगों ने लगातार लोगों से संपर्क किया है, तमाम डॉक्टर से संपर्क किया है और उसी क्रम में आज हम मौजूद हैं जागरूकता को लेके और उससे बचाव के लेके। चूँकि जैसा वैज्ञानिकों का, तमाम डॉक्टरों का कहना है कि जो कोरोना की तीसरी वेव, तीसरी लहर आएगी, वो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बनेगी बच्चों के लिए। इसी निमित्त हम मौजूद हैं शिव राधिका मेमोरियल हॉस्पिटल चलाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर अनुज श्रीवास्तव। आप MBBS DCH PGPN बोस्टन USA से जुड़े हुए हैं और आप मौजूदा दौर में सावित्री हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डॉक्टर के रूप में कार्य करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, कोरोना की जो तीसरी लहर है, तमाम आप जैसे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, इनका कहना है कि तीसरी लहर कहीं ना कहीं बच्चों के लिए घातक साबित होगी। जो आंकड़ों की बात की जाए तो जो पहला वेव आया था लगभग 2.7% बच्चे संक्रमित हुए थे। तीसरी वेव आई लगभग 5.8%, 6% उसको कहा जा सकता है कि बच्चे संक्रमित हुए। क्या ऐसे मुख्य लक्षण आने वाले हैं? जैसे सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, डायरिया, ये तो आम चीज़ें हैं, बच्चों में पाया जाता है। लेकिन क्या ऐसे मुख्य लक्षण होंगे कि जिनको कहा जाए कि हाँ ये कोरोना का ही लक्षण है? देखिए सर, हाँ धन्यवाद। जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है, ये तो पहले भी कोरोना में आए हैं, इस समय भी कोरोना में आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उल्टी, सर दर्द, शरीर में दाने होना और बेचैनी होना, चिड़चिड़ा होना, अत्यधिक सर दर्द बताना भी ये कोरोना में नए लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसे बच्चों को भी हम लोग कोरोना के अंतर्गत देख रहे हैं, जिन बच्चों में अक्सर हो रहा है कि भाई उल्टी हो रही है, पेट का दर्द हो रहा है, सर में दर्द अचानक हो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा बहुत रहा है और शरीर में दाने होते हैं, तो ये भी कोरोना के लक्षण हैं। इसको देखने के अंतर्गत आप किसी भी लोकल पीडियाट्रिशियन को ज़रूर संपर्क करें। ये भी कोरोना के नए लक्षण बच्चों में दिख रहे हैं हम लोग को। तो आप चूँकि बाल रोग विशेषज्ञ हैं सर, और चूँकि ऑक्सीजन का जो है लेवल, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है इस पूरे कोरोना संक्रमण के दौरान। जो अभी मार्केट में ऑक्सीमीटर अवेलेबल हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो सही आंकड़े नहीं बता रहे हैं। ऑक्सीजन या पल्स रेट के जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो सही नहीं बता रहा है। इस कंडीशन में अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके बच्चों का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कैसे नापा जाए, या क्या तरीके हैं कि ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखा जाए? देखिए, ऐसा ना कि पल्स ऑक्सीमीटर से आप सैचुरेशन तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि वो डायरेक्ट वो हाथ में नहीं लगाते हैं तो हिल जाता है। तो इसमें ये काम करना आपको कि पहले देखना कि बच्चे को पहले जो कोरोना के लक्षण हैं वो तो नहीं हो रहे हैं, कि बुखार है, खांसी, सर्दी, सांस लेने में दिक्कत। अगर बुखार, खांसी, सर्दी, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, बच्चा एक्टिव है, ठीक है, तो आपको फ़िलहाल कोई डरने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है, बच्चा एक्टिव है, खेला तो वो नहीं लगाएगा। सोते समय या बच्चा जब लेटा हुआ है तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान भटका के पल्स ऑक्सीमीटर लगा के 1 या 2 मिनट थोड़ा सा प्यार से समझा कर उसको रीडिंग ले सकते हैं। तो इसमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बच्चा हिला दे रहा है तो अक्सर लोग घबरा कर हमारे हॉस्पिटल जा रहे हैं, अरे साहब ये तो 80% हो गया है, 70% चल रहा है, जब हम लोग यहाँ देखते हैं तो 90% चलता है। तो ऐसा नहीं कि केवल पल्स ऑक्सीमीटर ही एक बेसिस है कि जिसकी वजह से हम लोग कोरोना के लक्षण को देख कर कि साहब पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन कम हो गया, अब इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कई अभिभावक ऐसे ही हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं कि सर ऑक्सीजन की ज़रूरत इसको पड़ रही है, जबकि हम बच्चों को 5 मिनट बैठा दे रहे हैं, सैचुरेशन अपने से देख रहे हैं, तो सैचुरेशन एकदम ठीक चल रहा है। तो माता पिता थोड़ा घबरा की वजह से ज़्यादा इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है, बड़ों के लिए ठीक है, बच्चे के लिए ठीक है, लेकिन बच्चे को जब भी लगाएं जब बच्चा थोड़ा काम हो, थोड़ा सा प्यार से समझाए, तभी वो पल्स ऑक्सीमीटर काम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर बच्चा देखने से स्वस्थ है, एक्टिव है, खा पी रहा है, कोई सिम्टम नहीं, तो आपको बार बार उसको पल्स ऑक्सीमीटर पर ध्यान नहीं देना आपको। जी बिल्कुल। यहाँ पे सर देखा गया कि जैसा कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हर शासन प्रशासन ने भी कहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसके साथ साथ सैनिटाइज़र का भी प्रयोग आमतौर पे बढ़ गया है इस पूरे कोरोना महामारी के दौरान। बड़ों का देखा जाए तो बड़े तो आसानी से कर ले रहे हैं, वह अपना खुद से देखभाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की अगर बात की जाए सर, तो बच्चों के लिए सैनिटाइज़र एक तरह से घातक भी साबित होगा। तो उसके लिए बच्चे किस तरीके से अपने हाथों को सुरक्षित कर पाएँ? सैनिटाइज़र का यूज़ करें लेकिन कम तरीके से करें। आप हमको हमारे तमाम दर्शकों को बताइए कि सैनिटाइज़र का कम प्रयोग करके कैसे हम अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ें जो मेन है कि हैंड वॉशिंग, सोप से धुलना वो ज़्यादा अच्छा है। 20 सेकेंड से आप धुलिए और खासकर अपने को भी हाथ धुलिए और सामने बच्चों को भी बोलिए।
अब सामने उसको धुलवाइए, जैसे कि कम से कम वो अगर बच्चे को संक्रमण होता है या किसी को संक्रमित है तो आके तुरंत अपने हाथ को साबुन से धोए, बशर्ते कि सैनिटाइज़र से, क्योंकि सैनिटाइज़र एक बार छूने से बच्चा आँख में ले जाएगा, कहीं भी ले जाएगा, उसको इरिटेशन होगी, आँख में जलन होगी, फिर अभिभावक थोड़ा और परेशान हो जाएंगे कि हाँ ये अब आँखों में लालीपन है, लग रहा कोई लक्षण है। तो हमेशा के लिए संक्रमण के लिए पहली चीज़ उसको ट्रेन करना ज़रूरी है कि स्वच्छ रखें, सफाई रखें, 2 गज की दूरी बना रखें और जितना हो सके वो साबुन से ही हाथ धुलना ज़्यादा ज़रूरी है। सैनिटाइज़र का प्रयोग कम से कम करें। जी बिल्कुल। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, चूँकि बच्चों के करीब होने के नाते बच्चों के जो भी एक्टिविटीज़ हैं आप बखूबी उसको देखते भी रहते हैं। सर एक प्रश्न था कि जैसे बार बार मास्क का उतारना, बच्चे हैं और स्वाभाविक है कि वो बदमाशियों में और चाहे मस्ती मजाक के भी हमेशा मूड में रहते हैं, तो मास्क उनके लिए एक भारी साबित होगा। जब वो मास्क उतार रहे होंगे तब उनके हाथ जो हैं वो चेहरे तक जाएंगे, उनके कान तक जाएंगे, आंखों तक जाएंगे, तो उससे भी एक संक्रमण का खतरा बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। उस कंडीशन में आप क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो आइडियली रिकमेंडेशन ये है कि मास्क ना उतारें, और उतारते हैं तो कम से कम ये जो मास्क का ये वाला पार्ट है, जो कान वाला पार्ट है, उसी को छुएं, ये सामने वाला पार्ट अवॉइड करें। अगर सामने वाला पार्ट बार बार छू रहे हैं तो बेटर है कि मास्क को रिपीटेडली बदलना बहुत ज़रूरी है। और जैसे बच्चे हैं, N95 थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता है तो सर्जिकल मास्क लगाएं या कपड़े का मास्क लगवाएं, वो ज़्यादा आसान रहेगा, बशर्ते कि ये बच्चों को प्रेशर दें कि नहीं साहब आप N95 मास्क लगाइए। और अगर बेटर रहेगा घर पे रहें, अगर घर पे बच्चा है, एक्टिव है, तो बहुत ज़्यादा आपको मास्क बच्चे को पहनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, अगर अब मास्क ज़मीन पे गिर गया उसको फिर से पहनेंगे तो वो फिर संक्रमण और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो हमारे समझ से बेटर ही रहेगा कि उसको जो भी करना है वो कपड़े के मास्क द्वारा करें या सर्जिकल मास्क लगवाएं। हाथ की नियमित सफाई रखें तभी वो मास्क को छुएँ। अगर मास्क उतारता है घर में रहें तो हमारे तरफ से कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है कि वो बार बार वो मास्क पहने बच्चे। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक तौर पे देखा जाए, जो अभिभावक हैं, बच्चा संक्रमित हो या चाहे न हो, उनके ऊपर एक दबाव सा पड़ जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो अभिभावक हैं वो भी पैनिक होंगे, उनके पैनिक होने की वजह से बच्चे भी पैनिक होंगे। सर, उस कंडीशन में आप क्या विशेष सुझाव देना चाहते हैं अभिभावकों को जिससे संक्रमण से लड़ा जा सके? कि संक्रमण से लड़ने का पहली चीज़ है कि अभिभावक को अपना मन स्थिति मजबूत रखना है। अगर उनके बच्चे को किसी को संक्रमण हुआ है तो पहले बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक कमरे में रखें, उनको प्यार से समझाना है कि बीमारी है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे कि बच्चे को दिक्कत होगी। पल्स ऑक्सीमीटर प्यार से उसको लगाएं, समझाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है उसका न्यूट्रिशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खान पान में, स्वच्छता में उसको रखें। और अपने से खासकर माँ जो है, जब बच्चों को संक्रमण हो जाता है तो मदर और फादर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसमें अपनी मन स्थिति को करना ज़रूरी है, इसके साथ साथ बच्चों को काउंसलिंग करना ज़रूरी है। बच्चे को मास्क पहना के रखें, उनके साथ उठे बैठें, थोड़ा सा दूरी बना के रखें। और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी कि नहीं, ये बीमारी ऐसा कोई ख़तरनाक नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत होगी। अब तुम्हारा सिचुएशन ठीक है, सारी चीज़ें तुम्हारे वाइटल्स ठीक हैं, खान पान का स्वच्छता रखें। हर समय 4 या 5 दिन में टेली कम्युनिकेशन के थ्रू, अगर आप वो नहीं जाते या दूर हैं या थोड़ा अवॉइड करते हैं कि बच्चों को डॉक्टर के मिलने से, तो टेली कम्युनिकेशन के थ्रू अपने बच्चे को डॉक्टर से ज़रूर बताते रहें कि हमारे बच्चे की ये प्रोग्रेस चल रही है। ऐसा ना हो कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, बुखार है, वो खुद घर पे ट्रीटमेंट करते रहे कि नहीं हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा और 5वें दिन पर अचानक बिगड़ जाता है। तो बच्चों के डॉक्टर के संपर्क रहने से यही फ़ायदा है कि मन की स्थिति ठीक रहेगी। बच्चों के डॉक्टर आपको ये बता सकते हैं आपका बच्चा किस लेवल पर है, कैसा चल रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। और इसके साथ साथ जो कोरोना की गाइडलाइन है, अपने और अपने बच्चों को खुद से फॉलो करें। जी बिल्कुल सर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी खास बातचीत के दौरान इम्यूनिटी सिस्टम। बच्चों की इम्यूनिटी कहा जाता है कि स्ट्रांग होती है, लेकिन इस संक्रमण में तमाम ऐसे केसेस आए हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसके बावजूद वो संक्रमित हो गए। जैसे कि अगर हम बात करें तो गांव के एरिया में जैसे कहा जाता है कि गांव के लोग मजबूत होते हैं, फिजिकली मजबूत होते हैं, मेंटली भी मजबूत होते हैं, लेकिन वो भी संक्रमण से कहीं ना कहीं बच नहीं पाए, वो भी संक्रमित हुए। बच्चों की केस की बात की जाए तो उनके भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के बावजूद जो तीसरी लहर की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं उससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। तो कैसे अपने इम्यूनिटी को बच्चे स्ट्रांग रखें, उनके लिए कोई संदेश अभिभावकों का? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप लोग जो नॉर्मल डाइट खाते हैं, हाई फाइबर डाइट का रहना ज़रूरी है। विटामिन सी की टैबलेट ऐसा है कि रिकमेंडेड तो है, लेकिन इसके साथ साथ अगर गांव में है तो आपको जैसे नींबू वगैरह मिल जाएगा, अदरक है, फल का रस वगैरह है, हरी साग सब्जी का सूप है, अंडा वगैरह है। तो ये सब सारी चीज़ें जो आप लोग खाते हैं वही चीज़ें इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं, बशर्ते ताज़ा हों और उसको रेगुलर सेवन करें।
और इसमें विटामिन सी, विटामिन, कैल्शियम वगैरह लेते रहें। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। इम्यूनिटी मजबूत होने के साथ साथ उसको रेगुलर सेवन करना ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि लहर चलेगी, अब मुझे नहीं खाना है, अब तो ठीक है कोरोना ख़त्म हो गया, अभी दवा की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा गलत है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में अगर कोरोना हो भी गया तब तक, जब तक एंटीबायोटिक नहीं बनेगी शरीर में, तब तक आप संक्रमित दोबारा हो सकते हैं और तीसरी लहर में भी आपके संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस दौरान शरीर को मजबूत करने के लिए जो भी खान पान में जो हम लोग की तरफ से जो गाइडलाइन चल रही है, फल है, दाल है, चावल है, रोटी है, इसके साथ साथ सब सूप है, जो नॉर्मल आप लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उसका रेगुलर सेवन होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर सीजनल वेजिटेबल्स, फूड एंड फ्रूट्स, जो भी सीजनल आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, सीजनल आपको वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, उसको इग्नोर ना करें। केवल फास्ट फूड पर आप ऐसा मत रहें और न ही केवल दवा पर रहें। आप अपने आप की इम्यूनिटी को खुद स्ट्रॉन्ग करना, प्लस इसके साथ साथ आपको अपने आप को, शरीर को क्षमता डेवलप करने के लिए लंग की एक्सरसाइजेज प्लस व्यायाम करना इसमें बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल इस ज़िंदगी में लोग नहीं कर पा रहे हैं। सर, बच्चों की बात की जाए तो वैक्सीनेशन, बड़ों का वैक्सीनेशन तो हो चला है, लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अभी समय है। तो जो गार्जियन को वैक्सीनेशन लग गया वो कितना कारगर साबित होगा बच्चों के लिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए? देखिए, गार्जियन को अगर वैक्सीनेशन लग गया तो ये माना जाता है कि जैसे जैसे वैक्सीन लग जाएगी तो कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। जैसे जैसे सबको लग जाएगी वो धीरे धीरे करके कवर करता है। बच्चों में अभी इंडिकेटेड वैक्सीनेशन की सरकार से, भारत सरकार से बातचीत चल रही है कि कम से कम और छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाया जाए। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जैसे आजकल ये धारणा बन रही कि जो मदर अपने बच्चे को फीड करा रही है वो वैक्सीन नहीं लगवा रही हैं कि कहीं बच्चे को असर ना कर जाए, या हमारा बच्चा छोटा, हम बच्चे को दूध पिलाएं, हम वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। नहीं, ये धारणा गलत है। मदर अगर बच्चे के साथ अटैच है तो उनको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। फादर मदर को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को होता है संक्रमण तो उसमें फादर मदर को भी होता है। तो कम से कम अगर वैक्सीनेशन लगा रहेगा तो फादर मदर उससे बचेंगे, तब भी वो बच्चे का केयर कर सकते हैं। ये चीज़ है। अंतिम में सर, चूँकि ये जो कोरोना की तीसरी लहर आएगी, वैज्ञानिकों के अनुसार, आप जैसे तमाम डॉक्टरों के अनुसार, बच्चों से संक्रमण होगा। उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, और तमाम गोरखपुरी नहीं पूरे प्रदेशवासियों की जनता को क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस संक्रमण से रोकथाम के लिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पहले से कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग, ये सबसे बड़ी चीज़ आपको तीसरी लहर में भी बचाएगी। वैक्सीनेशन तो मस्ट है, जितना भारत सरकार कर रही है, और धीरे धीरे करके कोशिश यही उनकी हो रही है कि और कम एज के बच्चों को हम लोग वैक्सीनेट करते रहें। लेकिन क्योंकि तीसरी लहर की संभावना सितंबर अक्टूबर में है, ऐसा संभावना कम है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रुप में या मास वैक्सीनेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज़ उसमें भी उतना ही कारगर है जितना अभी कारगर है। प्लस इसके साथ साथ आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है। इसके अलावा जितना जल्द से जल्द संभव हो सके, अगर आपके बच्चे 12 साल से ऊपर हैं या जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो बच्चों का वैक्सीनेशन तत्काल कराएं, रुके नहीं। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज श्रीवास्तव। आपने बड़े अच्छे तरीके से जागरूकता को लेके और वैक्सीनेशन को लेके अपनी बात कही है, और उनका कहना है कि तीसरी लहर जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी बच्चों को। तो एक अभिभावकों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिम्मेदारी बन जाता है कि बच्चों से संपर्क में रहें और लगातार उनसे एक कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन करते रहें, जिससे उनकी मनोस्थिति सुदृढ़ रहे। प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की भी टीम ने हमेशा से कोशिश किया है कि इस कोरोना महामारी में आपको सजग करे, आपको सतर्क करे, और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको पालन कराने का एक जो हमारा प्रयास है वह कर रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसका पालन करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़।